हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम मई 2018 का क्वेश्चन नंबर 1B सॉल्व करने वाले हैं। ये 4 मार्क के लिए पूछा था। ये था डिस्टिंक्शन बिटवीन प्रोविजन एंड कंटीजेंट लायबिलिटी। वेरी ट्रिकी क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखते हैं, इसके साथ में एक और चीज इंक्लूड करूंगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रोविजन और कंटीजेंट लायबिलिटी, ये तीनों का डिस्टिंक्शन। क्वेश्चन एग्जाम में आपको सिर्फ 2 का लिखना है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मैं ऐड कर रहा हूं आपको समझाने के लिए। तो से एग्जाम्पल, मेरे स्टाफ ने 1 महीना काम किया मेरे लिए और मैंने उसको मंथ एंड में पेमेंट नहीं किया। मैंने उसको कहा कि भाई पैसे की थोड़ी तंगी है, मैं बाद में दे दूंगा। तो मुझे फिगर जो है, उसे सैलरी कितना देना है वो पता है या नहीं पता है? पता है, बट पैसे नहीं है, तो इसीलिए मैं अभी नहीं दे रहा हूं। तो मैं उसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बोलूंगा। दूसरा एग्जाम्पल, ये मंथ एंड हो गया है और मेरे पास टेलीफोन बिल आ गया है, इलेक्ट्रिसिटी बिल आ गया है, पर उसकी ड्यू डेट को अभी टाइम है, तो इसलिए मैं अभी पेमेंट नहीं कर रहा हूं। मैं ड्यू डेट पे करूंगा। व्हाई शुड आई पे अर्ली? तो अगेन मैं उसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बोलूंगा। अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और प्रोविजन में क्या फर्क है? तो से एग्जाम्पल, इनकम टैक्स मुझे पे करना है। अब इनकम टैक्स का कोई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से बिल तो आता नहीं है कि आपको इतना इनकम टैक्स पे करना है। इनकम टैक्स जो मैं कैलकुलेट करूंगा वो मेरा एस्टिमेट है, जो मैं रिलायबली एस्टिमेट करूंगा बेस्ड ऑन वॉट एवर इंफॉर्मेशन आई हैव, बेस्ड ऑन वॉट माई चार्टर्ड अकाउंटेंट टेल्स मी, बेस्ड ऑन माई अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लॉ। तो ये सब ध्यान में रख के मैं जो इनकम टैक्स है वो एस्टिमेट करूंगा। उसका एग्जैक्ट अमाउंट पता नहीं है, इसीलिए वहां पे वर्ड आउटस्टैंडिंग टैक्स ऐसा यूज नहीं करते हैं। वहां पे वर्ड यूज करते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स। और इसी के साथ कनेक्टेड एक और एग्जांपल दे दूं कंटिंजेंट लायबिलिटी का। तो पहले प्रोविजन पे वापस आता हूं। मेरा इनकम एक्स रुपीज है, उस पे मैंने इनकम टैक्स कैलकुलेट किया, एस्टिमेट किया मेरे हिसाब से, और मैंने गवर्नमेंट को उसमें से थोड़े पैसे दे भी दिए। अब अगर गवर्नमेंट से मुझे कुछ डिमांड आया और उन्होंने कहा कि आपने जो कैलकुलेशन की है वो गलत है और हमारे हिसाब से जो टैक्स का अमाउंट है वो ज्यादा आना चाहिए, अगर मैं अग्री करता हूं तो आई हैव टू पे एंड बात खत्म हो गई। बट इफ आई डोंट अग्री, इफ आई शो देम द लॉ कि नहीं आप गलत हो, मैं सही हूं, in that case there is a dispute between the income tax department and me, so that amount is called contingent liability. So with this background, let us see the distinction which is on your screen. पहला, provision is a present liability of uncertain amount। देखा, uncertain amount मतलब अभी अमाउंट पक्का नहीं है कि कितना पे करना है, पर यह पक्का है कि पे करना है, which can be measured reliably। ऐसे हवे में एस्टिमेट नहीं करना है, हमारे पास कुछ बेस है जिसके बेसिस पे हम उसको रिलायबली एस्टिमेट कर सकते हैं by using a certain degree of estimation, then that is called provision. A contingent liability is a possible obligation, confirm नहीं है, possible obligation that may or may not crystallize depending on the occurrence or non-occurrence of one or more अनसर्टन फ्यूचर इवेंट्स। तो जैसे कि मैंने टैक्स का एग्जांपल दिया था, मैं इनकम टैक्स के अगेंस्ट भिड़ गया हूं, हम केस ठोक दिए हैं, वो डिमांड कर रहे हैं, हमने बोला नहीं हम नहीं देंगे, सॉरी। तो दोनों के बीच में बहस चल रही है और फाइनली मामला कोर्ट में गया और कोर्ट में डिसाइड हो गया कि मैं सही हूं, तो मुझे नहीं देना पड़ेगा। तो जब से मैंने केस फाइल किया है तब से जब तक डिसीजन नहीं आता है तो वो मेरी बुक्स में मैं रिकॉर्ड नहीं करूंगा एज अ लायबिलिटी, बिकॉज मैं अग्री ही नहीं कर रहा हूं कि वो लायबिलिटी है। तो हम उसे क्या नाम देंगे? हम उसे कंटीजेंट लायबिलिटी नाम दे देंगे, कंटीजेंट ऑन डिसीजन बाय द कोर्ट। और शेयर होल्डर को ये इंफॉर्मेशन बताएंगे हम, बुक्स में नहीं लिखेंगे, यानी कि बैलेंस शीट में पीएनएल में शो नहीं करेंगे, बट एज अ फुट नोट हम हमारे शेयर होल्डर को इन्फॉर्म करेंगे कि भाई देखो ऐसे ऐसे केस चल रहा है, झगड़ा चल रहा है हमारे और इनकम टैक्स के बीच में, मामला एग्जाम्पल 50 लाख रुपए का है और हो सकता है हम हार जाएं, हो सकता है हम जीत जाएं।
तो अगर हम हार जाते हैं तो 50 लाख का नुकसान हो सकता है। अब शेयर होल्डर जाने उसको क्या सोचना है इस बेसिस पे, बट डिस्क्लोज करना कंपलसरी है। आगे बढ़ते हैं। अब प्रोविजन मीट्स रिकॉग्निशन क्राइटेरिया। इसका मतलब है कि जो भी नोन लायबिलिटीज हैं उसको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखना पड़ेगा। but ये contingent liability does not meet this criteria because we are not recognizing that as a expense or loss in our books of accounts. Provision is recognized when an enterprise has a present obligation arising from past event, an outflow of resources embodying economic benefit is probable, and a reliable estimate can be made ऑफ द अमाउंट ऑफ ऑब्लिगेशन। वर्ड्स बहुत भारी भारी हैं, ये स्टडी मटेरियल में से ही मैंने कॉपी किया है। तो इसका क्या मतलब है हम समझाते हैं आपको। जहां पे एंटरप्राइज को यानी कंपनी को पता है कि फ्यूचर में कुछ ऑब्लिगेशन आएगा जहां पे हमें पेमेंट करना पड़ेगा। क्या लिखा है, आउटफ्लो ऑफ रिसोर्स, मतलब हमारा कुछ ना कुछ रिसोर्स जाने वाला है फ्यूचर में, और वो कितना जाएगा वो पक्का पता नहीं है पर उसका एस्टिमेट किया जा सकता है, तो उसे प्रोविजन कहते हैं। Contingent liability, as I explained, includes a present obligation that do not meet recognition criteria because it is not probable that settlement of obligation will require outflow, or amount cannot be reliably estimated। यानी या तो पक्का नहीं है कि पेमेंट करना पड़ेगा या नहीं, या दूसरा कितना पे करना पड़ेगा उसको हम एस्टिमेट करने का हमारे पास कोई टूल्स ही नहीं है, तो फिर उसको हम कंटीजेंट लायबिलिटी बोल सकते हैं। लास्ट वाला यही पॉइंट का रिपीटेशन है। तो ये था हमारा सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1B का, और आई होप आपको समझ में आया होगा 3 चीजों का डिस्ट्रिक्शन। थैंक यू बेटा।